नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आज हमें पढ़नी है, लेट्स हैव अ क्विक ग्लैंस। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है ना, और फिर सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अलग अलग साइंटिस्ट थे 2-3 जिन्होंने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को दे स्टेटेड इट डिफरेंटली, बट दे हैव ऑल द स्टेटमेंट्स दैट वर गिवन बाय देम ऑलमोस्ट हैव द सेम मीनिंग। ठीक है, समझ में आया। तो नर्नेस्ट हीट थ्योरम क्या होती है, विच इज ऑल्सो स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर एक और साइंटिस्ट है तो उन्होंने जस्ट करेक्शन किया था नर्नेस्ट स्टेटमेंट में। नर्नेस्ट साइमन स्टेटमेंट क्या होता है, इट इज ऑल्सो द स्टेटमेंट फॉर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्लैंक की स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये भी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही एक स्टेटमेंट है जो प्लैंक ने दिया था। देन एट लास्ट वी विल हैव मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यदि एक सिंपल से टर्म्स में डिफाइन करना चाहे क्या है, ठीक है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल द डिफरेंट स्टेटमेंट्स गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, ठीक है ना, विच ऑलमोस्ट हैव द सेम मीनिंग, तो वो क्या होगा वो हम चीज़ देखेंगे। देन वी विल हैव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वजह से ही हम जानेंगे किस तरीके से हीट कैपेसिटी वेनिसेज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, और थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो होता है इट ऑल्सो वेनिसेज एट 0 केल्विन टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर अप्रोचेस 0 केल्विन। ठीक है, और what is the behavior of surface tension, how surface tension behaves at 0 Kelvin temperature, ठीक है ना, how it is explained using third law of thermodynamics. Then we will have confluence of heat capacities at absolute zero, how third law है ना addresses and says that both Cp and Cv almost approaches each other at absolute zero temperature. Then we will have failure of classical ideal gas model and onset of degeneration at an ability of absolute zero. So all these things can be explained via third law of thermodynamics. So these are some of the important consequences of the third law of thermodynamics which we have to study. ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो लेट्स स्टार्ट। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखो, जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जिसको हम नर्नेस्ट थ्योरम या नर्नेस्ट हीट थ्योरम भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले एक्चुअली नर्नेस्ट ने थर्ड लॉ के यदि हम कहें ओरिजिनल फॉर्मुलेशन जो है मैथमेटिकली हो या थ्योरेटिकली हो, वो सबसे पहले नर्नेस्ट ने दिया था। तो इसलिए थर्ड लॉ जो है उसको हम नर्नेस्ट थ्योरम या नर्नेस्ट हीट थ्योरम भी बोलते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एड्रेसेस और इट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ एंट्रोपी। ये जो एंट्रोपी का बिहेवियर है इसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, कौन डिस्क्राइब करता है एंट्रोपी का बिहेवियर, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हेन टेम्परेचर टेंड्स टू 0 केल्विन। ध्यान से देखो, जब टेम्परेचर क्या हो 0 केल्विन के अप्रोचेस हो, है ना, व्हेन टेम्परेचर अप्रोचेस 0 केल्विन, या हम कहें 0 केल्विन के आसपास, हाउ एंट्रोपी विल बिहेव, इट इज गिवन बाय थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, समझ में आया। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो, टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर अटेनेबल नहीं होता है। हमने जब आपको कार्नोट इंजन पढ़ाया था उस भी वक्त भी मैंने बताया था कि 0 केल्विन टेम्परेचर क्यों अटेनेबल नहीं होता। ठीक है ना, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि यदि हम देखो एफिशिएंसी क्या होती है कार्नोट इंजन की, यही तो होती है। यदि हम सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 केल्विन मान ले तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1, है ना, या मैं कहूँ 100% आ जाएगी। 100% का मतलब क्या हो गया, जितना इनपुट हमने एनर्जी में दिया था उतना ही हमें आउटपुट मिल गया। समझ में, बिना किसी लॉस के। क्या कभी ऐसा होता है? नहीं होता। एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस तो होता ही है। एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम ही आएगी, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर अटेनेबल नहीं है। ठीक है, समझ में आया। ये मैंने आपको बताया था। इसी वजह से तो क्या लिखते हैं, टेम्परेचर टेंड्स टू 0 केल्विन या टेम्परेचर अप्रोचेज एब्सोल्यूट 0। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ एंट्रोपी व्हेन टेम्परेचर अप्रोचेज 0 केल्विन। समझ में आया। ठीक है, और ये डिफिनेटिव रेफरेंस पॉइंट भी प्रोवाइड करता है एंट्रोपी के लिए। ठीक है, हम जानेंगे किस तरीके से एंट्रोपी क्या हो जाती है 0, या चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाता है 0। समझ में आया, ये भी हम जानेंगे। ठीक है, और हाउ द सम कंडीशंस आर इम्पोज्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ ऑल मटेरियल्स एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ठीक है ना, तो अब देखो हम जब कहते हैं ना रेफरेंस प्रोवाइड करता है थर्ड लॉ, है ना, रेफरेंस पॉइंट एंट्रोपी के लिए, क्योंकि एंट्रोपी 0 केल्विन हो सकती है या 0 हो सकती है या 0 से ज़्यादा हो सकती है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो एंट्रोपी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। समझ में आई बात। तो एक रेफरेंस पॉइंट हमें मिल गया ना, एंट्रोपी कितनी वैल्यू आ गई 0 आ गई, या एंट्रोपी की कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी किसी मटेरियल के लिए। समझ में आया। ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया। ठीक है ना, लो टेम्परेचर पर एंट्रोपी का, फिर टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे एंट्रोपी उससे ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो एक रेफरेंस पॉइंट हमें मिल गया। शायद दूसरी ओर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिहेवियर भी बताता है मटेरियल्स का। इट ऑल्सो इम्पोजेस कंडीशंस, constraints, ठीक है ना, हाउ द मटेरियल विल बिहेव एट 0 केल्विन टेम्परेचर। ऑल वी कैन एड्रेस दीज थिंग्स यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आई बात। ठीक है, अब देखो क्या हुआ 1906 में ना वोल्टर नर्नेस्ट ने
प्रपोज्ड अ जनरल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। तो जो नर्नेस्ट थे ना वो ना हीट कैपेसिटीज़ को स्टडी कर रहे थे। किसको स्टडी कर रहे थे? हीट कैपेसिटीज़ को स्टडी कर रहे थे, ठीक है ना, समझ में आया। कहाँ? लो टेम्परेचर्स पर। कहाँ? किस पर? लो टेम्परेचर्स पर वो हीट कैपेसिटीज़ को स्टडी कर रहे थे, ठीक है ना। तो उन्होंने उनका जो एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी एटॉमिक हीट्स का लो टेम्परेचर पर, ठीक है, तो उसी से ही थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या हुआ, एक तरीके से हम कह सकते हैं जन्म हुआ है, ठीक है। तो हाउ हीट कैपेसिटीज बिहेव्स और हाउ हीट कैपेसिटीज वैल्यूज आर, वो व्हाट हीट कैपेसिटी वैल्यूज आर देयर एट लो टेम्परेचर्स, ठीक है ना, समझ में आया। सो यूजिंग एक्सपेरिमेंटल डाटा, ठीक है ना, वर गिवन बाय नर्नेस्ट, ठीक है। तो दिस प्रिंसिपल को इनिशियली क्या बोला गया था? न्यू हीट थ्योरम कहा गया था, समझ में आया। तो नर्नेस्ट ने क्या किया? ही स्टडीड एटॉमिक हीट्स एट लो टेम्परेचर्स, ठीक है ना, एंड यूजिंग दोज एक्सपेरिमेंटल डाटा ही गिव अ प्रिंसिपल न्यू हीट थ्योरम। वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस था, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस था उसका कि वही हीट थ्योरम आगे चल के क्या बना, नाम उसका क्या पड़ गया? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आई बात, ठीक है, कोई डाउट है? तो ये चीज़ है। तो कैसे था आइए जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम से स्टेटमेंट के हम बात करें थर्ड लॉ की, तो जैसे मैंने बताया डिफरेंट साइंटिस्ट पोस्टुलेटेड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफरेंटली डिस्क्राइबिंग द सिस्टम्स बिहेवियर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। तो सबसे पहले किसने? नर्नेस्ट हीट थ्योरम। अब देखो क्या क्या, तो ये ओरिजिनल फॉर्मुलेशन था, है ना, यही थ्योरम उन्होंने दी थी, बाद में इसी को थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल दिया गया था। तो ये थ्योरम क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट एनी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, कोई भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है इन्वॉल्विंग ओनली कंडेंस्ड फेज, कंडेंस्ड फेज का मतलब सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है ना, समझ में आया भाई। कोई आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है ना, उस आइसोथर्मल प्रोसेस में सॉलिड से लिक्विड्स आर देयर, या इनका फेज ट्रांजिशन हो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड हो, है ना, समझ में आया। या कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है, ठीक है ना, ठीक है, वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। कहाँ पे? नियर एब्सोल्यूट जीरो, नियर एब्सोल्यूट जीरो। तो उन्होंने कहा कि फॉर एनी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इन्वॉल्विंग कंडेंस्ड फेजेस नियर एब्सोल्यूट जीरो, जो एंट्रोपी में चेंज होगा इट अप्रोचेस जीरो। समझ में आया? एंट्रोपी में जो चेंज होगा वो जीरो होगा। कहने का मतलब देखो, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, यानी टेम्परेचर क्या होगा? टेंड्स टू जीरो, एंड चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से रखो, देखो चेंज इन एंट्रोपी है ये, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी नहीं है, समझ में आया। एक तो एस लिखूँ और डेल एस लिखने का मतलब अलग अलग होता है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया, ये चेंज इन एंट्रोपी हो गया, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज मैंने 0.001 T1 टेम्परेचर है, समझ में आया, और मेरे पास 0.0, सपोज ये मेरे पास 0.03 है, या मैं फिर इसे 0.0, ठीक है ना, और ये 27 ले लेता हूँ, समझ में आया, T2। तो देखो मैं T1 से कहाँ गया? T2 की तरफ गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कितना? ऑलमोस्ट डेल टी तो ऑलमोस्ट जीरो ही है ना, टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा? एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा? जीरो चेंज आएगा फॉर एनी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, समझ में। तो ये कोई भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है, फेज ट्रांजिशन हो रहा है जिसमें कंडेंस्ड फेजेस इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ये इनिशियली किसने बताया था? नर्नेस्ट ने बताया था। इसके इम्प्लीकेशंस हम देख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, अब देखो हम जानते हैं G इज इक्वल टू H माइनस के Ts से तो होता है, और चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी एट आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आ गया, ठीक है। तो जो डेल जी है गिब्स फ्री एनर्जी है, और हमारे पास एंथैल्पी है, दे बिकम्स इक्वल, है ना, एट वेरी लो टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर इज वेरी लो चेंज इन एंट्रोपी विल बी जीरो, तो डेल जी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल एच, समझ में आया, ठीक है। पहली इंप्लीकेशन पर सही आती है। दूसरा, दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट एट वेरी लो टेम्परेचर एंट्रोपी बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल पैरामीटर्स। जो एंट्रोपी है वो एक्सटर्नल पैरामीटर्स पर डिपेंड ही नहीं करती है, समझ में आया। वो सिर्फ टेम्परेचर पर हमने देखा, देखो कहने का मतलब है प्रेशर है, ठीक है ना, वॉल्यूम है, मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ भी हो उन पर एंट्रोपी डिपेंड नहीं करेगी बिल्कुल भी। कब? लो टेम्परेचर्स पर। तो डिफरेंशियल फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब देखो इसी को तो डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखा गया, ध्यान से यदि आप देखो, लिमिट T टेंड्स टू जीरो, तो डेल एस को क्या लिखा गया? चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है ना, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इट इज इक्वल टू जीरो। यानी एंट्रोपी में जो चेंज होगा ना वो जीरो आएगा। अब यहाँ पे किसी के भी रिस्पेक्ट में, अब टेम्परेचर तो हमने कॉन्स्टेंट रखा, अब हम चेंज देख रहे हैं ना एंट्रोपी में। एंट्रोपी में क्या देख रहे हैं? चेंज, और चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर देख सकते हैं, चेंज विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं, चेंज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम देख सकते हैं, समझ में आया, एंड चेंज विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पैरामीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें। तो ये है, तो एक्स यहाँ पर कोई एक्सटर्नल थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम, मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी हो सकता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो नर्नेस्ट ने ये बात बताई थी, तो ये बात ध्यान रखना। फिर नर्नेस्ट साइमन स्टेटमेंट आया, बस सेम है, देखो सेम ही स्टेटमेंट था, बस क्या था, ध्यान से देखो, दिस स्टेट दैट द एंट्रोपी डिफरेंस जो है
बिटवीन टू इक्विलिब्रियम स्टेट। अब दो इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहा है यहाँ पे। फर्स्ट में इक्विलिब्रियम स्टेट की बात नहीं होती, वहाँ पर जस्ट एक प्रोसेस था, और वो कौन सा प्रोसेस था? आइसोथर्मल प्रोसेस था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस था। ठीक है ना, समझ में आया? साइमन ने ये ऐड कर दिया कि कोई भी दो इक्विलिब्रियम स्टेट हो, समझ में आया? एक स्टेट ये होगी और एक स्टेट ये होगी। ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई भी दो इक्विलिब्रियम स्टेट से में जब ट्रांजिशन होगा, ठीक है ना, जो एंट्रोपी में चेंज आएगा वो क्या होगा? जीरो। कब? व्हेन टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो केल्विन। ठीक है, समझ में आया? तो ये था। तो आप देख सकते हैं, तो ये सेम चीज़ लिखी हुई है, T टेंड्स टू जीरो, डेल एस इज इक्वल टू जीरो, है ना। यहाँ पे बस ये क्या लिखा हुआ है? डेल एस को ये लिख दिया है S2 माइनस के S1, या मैं कहूँ इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई T2 डैश X2 माइनस के S T1 डैश X1 इज जस्ट सम पैरामीटर, वॉल्यूम हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट इज इवन हियर इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, है ना। चेंज क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। ठीक है, तो ऑल इक्विलिब्रियम स्टेट बिकम्स थर्मोडाइनमिकली इनडिस्टिंग्विजिबल। अब देखो, जो एंट्रोपी यहाँ थी वही एंट्रोपी यहाँ रही। ठीक है, तो चेंज तो जीरो आएगा ही, तो थर्मोडाइनमिकली इनडिस्टिंग्विजिबल रहेगी। ये नर्नेस्ट सैमन स्टेटमेंट ने कहा था कि जितने भी इक्विलिब्रियम स्टेट रहेगी ना, कब? जब टेम्परेचर जीरो केल्विन के आसपास होता है, व्हेन टेम्परेचर अप्रोचेस जीरो केल्विन। ठीक है, ऑल इक्विलिब्रियम स्टेट्स आर थर्मोडाइनमिकली इनडिस्टिंग्विजिबल इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, समझ में आया? तो ये तो देखो स्टेटमेंट सेम ही है, बस हम सीधी सी बात एक बात ये समझिए कि ठीक है, दोनों से हमें ये बात पता चल रहा है, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू वो एंट्रोपी चेंज वेनिसेज एज टेम्परेचर अप्रोचेस जीरो केल्विन। बस इतनी सी स्टेटमेंट है, दोनों ही मर्ज हो गए इसमें। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो दिस स्टेटमेंट एम्फेसाइजेस द वेनिसिंग ऑफ एंट्रोपी डिफरेंस रेदर देन एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं कर रहा, एब्सोल्यूट वैल्यू तो मैं ऐसे कहूँगा जैसे टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो, एस इज इक्वल टू जी। समझ में आया? तो एब्सोल्यूट वैल्यू एस कहूँगा, लेकिन हम ये चेंज की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो ये ध्यान रखना। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू की बात अभी नहीं कर रहा है। प्लैंक कांस्टेंट, अब प्लैंक कांस्टेंट में जब हम आते हैं ना, वो एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करता है। कैसे? देखो, प्लैंक स्टेटमेंट ये कहता है कि कोई भी प्योर या परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस यदि हमारे पास है, तो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस प्योर क्या होता है? जो पूरी तरीके से ऑर्डर्ड हो, है ना। आप उसको किसी भी डायरेक्शन में देखो, उसकी जो ऑर्डर्ड होगा वो हम मतलब चेंज नहीं मिलेगा, है ना। परफेक्ट क्रिस्टलाइन होगा। तो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जनरली थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करते हैं, रियलिटी में परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते नहीं है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के बारे में आप जानते हैं, आपने क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, अमोर्फस सब्सटेंस वगैरह पढ़ोगे मे बी इन 11th और 12th क्लास इन केमिस्ट्री, है ना, मे बी इन फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। ठीक है, विद नॉन डीजेनरेट ग्राउंड स्टेट। अब देखो ग्राउंड स्टेट की बात कर, मतलब जो ग्राउंड स्टेट में, मतलब क्योंकि देखो जब टेम्परेचर ऑलमोस्ट जीरो केल्विन होगा ना, तो एक्साइटेड स्टेट्स में हमारा जो सब्सटेंस होगा वो होगा ही नहीं। ठीक है ना, वो ग्राउंड स्टेट में ही होगा। समझ में आए बात? तो प्लैंक कांस्टेंट ने बस इतना कहा कि कोई भी प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा ना, तो उसकी जो एंट्रोपी होगी, चेंज नहीं, एब्सोल्यूट एंट्रोपी होगी, वो क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, अब ऐसी बात क्यों? देखो आप ये स्टेटमेंट ना क्यों, क्योंकि ध्यान से समझो, जब हम कहते हैं ना प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, तो ऑर्डर्ड फॉर्म में है वो, है ना, एक ही ऑर्डर्ड फॉर्म में रह सकता है। तो हम स्टैटिस्टिकल क्वांटम मैकेनिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा, तो तब उस वक्त आपको बताऊंगा कि एंट्रोपी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो के क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो देखो एक ही तरीके से बस मैं ऑर्डर कर सकता हूँ, किसी भी डायरेक्शन में आप क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को देखोगे जो उसके क्रिस्टल्स हो गए, तो ये होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच द क्रिस्टल्स ऑफ द सब्सटेंस कैन बी अरेंज। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। तो एंट्रोपी कितना आ गया? 1 आ गया, वो सॉरी जीरो आ गया, क्योंकि log 1 की वैल्यू जीरो होती है। समझ में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? या ऐसे ग्राउंड स्टेट में क्या होता है? नॉन डीजनरेट होता है। समझ में? डीजनरेशन नहीं होती वहाँ पे बिल्कुल भी, नॉन डीजनरेट होता है वो। ठीक है, तो प्लैंक स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके समझे तो हम इतना समझ सकते हैं, द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अप्रोचेस जीरो एज टेम्परेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो पास। सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये ध्यान रखना परफेक्ट क्रिस्टल्स के लिए। अब परफेक्ट क्रिस्टल तो जनरली होता नहीं है, परफेक्ट क्रिस्टल होता है जनरली एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, तो क्या होगा? ये जीरो नहीं होगी वैल्यू, यहाँ पर हो सकता है कोई कांस्टेंट वैल्यू आए, मतलब जब टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो, तो एंट्रोपी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? ये एब्सोल्यूट एंट्रोपी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? एंट्रोपी की कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी, है ना। इट विल हैव सम एस नोट, मिनिमम वैल्यू होगी वो। ठीक है, समझ में आया? तो एक रेफरेंस पॉइंट भी तो मिल गया, मिनिमम वैल्यू होगी। लेकिन जब हम परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की बात करेंगे, इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। समझ में आया मैंने क्या कहा? व्हेन टेम्परेचर अप्रोचेस जीरो, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी ना एंट्रोपी की, वो क्या होगी? किसी भी सब्सटेंस के लिए जनरली वो कांस्टेंट होती है। अब मैं चेंज जो आएगा, चेंज तो जीरो आ जाएगा। समझ में आया? क्योंकि एंट्रोपी में चेंज नहीं होगा, चेंज क्या आ जाएगा? जीरो। क्योंकि चेंज, आप देखो इसको हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मान लो मेरे पास S2 माइनस S1 है, तो ये भी कोई कांस्टेंट आएगा,
मान लो के, ये भी क्या आया S1 माइनस के, ये भी क्या कोई कांस्टेंट आया एज एंट्रोपिक अप्रोचेज, वो एज टेम्परेचर अप्रोचेज 0 केल्विन, ठीक है। तो कांस्टेंट आएगा तो चेंज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये बात एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी एंट्रोपी की, इट विल हैव सम कांस्टेंट वैल्यू, समझ में आया, इट विल हैव सम कांस्टेंट वैल्यू फॉर एनी सब्सटेंस, बट फॉर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस दैट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 0, समझ में आ गई। दूसरी बात, एज फार एज चेंज इज कंसिडर्ड, चेंज विल बी 0, ठीक है। एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं कोई चेंज होगा तो उसमें फिर क्या चेंज होगा, समझ में आया। तो ये है, तो दिस सेट्स एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी इज यूनिवर्सल रेफरेंस पॉइंट, तो एस इज इक्वल टू 0 एक यूनिवर्सल रेफरेंस पॉइंट सेट हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं हो सकती, समझ में आया, उससे ज़्यादा ही होगी। तो मॉडर्न स्टेटमेंट की यदि हम बात करें तो हम कैसे कहेंगे, जो थर्ड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, इट स्टेट्स दैट एज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेज 0, जब सिस्टम जो है उसका टेम्परेचर जब 0 की तरफ जाता है, जो एंट्रोपी में चेंज होगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वो 0 होगा। दूसरा, एंट्रोपी में किसी कुछ कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, एब्सोल्यूट वैल्यू भी हो सकती है, समझ में आया, इट कैन हैव सम, यहाँ तो चेंज 0 आ रहा है, और यदि एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो वो कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है, ठीक है। लेकिन यदि परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है तो यही कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। सीधी सी बात है, एंट्रोपी में चेंज 0 आएगा, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू आएगी फॉर एनी सब्सटेंस, फॉर परफेक्ट क्रिस्टल एंट्रोपी टेंड्स टू 0 एज टेम्परेचर अप्रोचेज 0 इक्वल, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। तो सेम ही चीज़ है, यदि आप ध्यान से मेरे शब्दों को देख रहे होगे, समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द थर्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है सेवरल इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज, है ना, जो बहुत थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली वेरीफेबल है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे वैनिसिंग ऑफ हीट कैपेसिटी एट एब्सोल्यूट 0, तो जो हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, दे बोथ अप्रोचेस 0, कब, व्हेन टेम्परेचर अप्रोचेस 0 केल्विन, समझ में आया कैसे। देखो कोई भी फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम तो एंट्रोपी में चेंज हमें लिखना है, तो देखो हम जानते हैं क्या, ds इज इक्वल टू, है ना, डेल क्यू अपॉन में टी, है ना। अब मेरे को उसको इंटीग्रेट करना है तो देखो मैं क्या करूँगा, डेल इंटीग्रेशन ये तो होगा 1 अपॉन में टी, और डेल क्यू को मैं CVdt लिख लिया, समझ में आया, ठीक है, CVdt, देखो CVdt लिख लिया, और इसको क्या लिख लिया, H2 माइनस का S1, समझ में आया। तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए मैं ऐसे लिखूंगा और कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है। अब देखो जब हम टेम्परेचर, इफ़ यू टेक T1 टेंड्स टू 0 इन दीज इंटीग्रल, है ना, अब हम ये जो टेम्परेचर है, आप इसको हम यदि मैं T1 को क्या कर लूँ, 0 ले लेता हूँ, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, तो एंट्रोपी ये वाली तो 0 आ जाएगी मेरे पास, S1 तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जो थर्ड लॉ क्या चाहता है, थर्ड लॉ रिक्वायर्स दैट H2 रिमेन्स फाइनाइट, जो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, क्योंकि T2 तो हमने 0 किया ही नहीं भाई, 0 केल्विन पर एंट्रोपी टेंड्स टू 0 होती है, वो हम जानते हैं इक्वल टू 0 होती है, तो वो मैंने बताया T1, यदि मैं 0 केल्विन लूँ, देखो एट T2 एंट्रोपी इज दिस वन, एट T1 एंट्रोपी इज दिस वन, तो T1 के लिए तो ये तो 0 हो गया मेरे पास, ठीक है। T2 तो 0 है नहीं, समझ में आया, तो वो तो 0 नहीं आना चाहिए, थर्ड लॉ के हिसाब से वो 0 क्यों आएगा, तो मतलब इट विल हैव सम वैल्यू, है ना, या हम ऐसे कह सकते हैं दिस इंटीग्रल विल हैव सम वैल्यू, है ना, इस इंटीग्रल की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यदि मैं T1 और T2 को 0 ना भी करूँ तो। अब देखो समझ में आ गई बात, अब देखो तो दिस इज ओन, अभी फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसकी फाइनाइट वैल्यू आएगी, बिल्कुल आनी चाहिए। तो फाइनाइट वैल्यू कब तब पॉसिबल है, यदि CV और CP 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, क्यों, अब देखो जब मैं टेम्परेचर टेंड्स टू 0 करूँगा तो ये डिनोमिनेटर में देखो तो 1 अपॉन, जब टेम्परेचर 0 होगा इट टेंड्स टू इनफाइनाइट, भाई टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है ना, तो एज टेम्परेचर टेंड्स टू 0 तो ये टर्म तो डाइवर्ज कर जाएगी, समझ में आया, ये टर्म भी क्या कर जाएगी, डाइवर्ट, जो कि ऐसा कैसे हो जाएगा, ये तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, हमें तो फाइनाइट वैल्यू चाहिए, समझ में आया। तो भाई जब डिनोमिनेटर में जब ये T टेंड्स टू 0 कर देंगे हम, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, है ना, तो 0 कर देंगे तो ये तो डाइवर्स हो जाएगी, डाइवर्स हमें नहीं करना है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू, तो इसका मतलब देखो क्या, देखो जब हम टेंड्स टू 0 करें ना तो इसका मतलब 0 नहीं है एग्जैक्टली, मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो न्यूमरेटर की वैल्यू यदि मान लो न्यूमरेटर में कुछ है ना, कुछ वैल्यू है 0.01 समथिंग कुछ है, और ऊपर प्योरली 0 है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0। अब डाइवर्ज नहीं होगा ना, तो ये डाइवर्ज ना हो, कन्वर्ज हो, तो ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, नहीं तो 1 अपॉन समथिंग को टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, हमें न्यूमरेटर को भी 0 बना देना है ना, नीचे परफेक्टली 0 नहीं होगा, इट विल हैव सम वैल्यू बट वेरी स्मॉल वैल्यू, है ना, ऑलमोस्ट अप्रोचेबल टू 0, तो इसी वजह से CP एंड CV टेंड्स टू 0, अदरवाइज इंटीग्रल विल डाइवर्ज एट द लोअर लिमिट, ठीक है। अब देखो ये टेम्परेचर वेरिएशन है हीट कैपेसिटी गोल्ड के लिए हम देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे ये CP हो गया,
ये टेम्परेचर है ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है ना, फिर वैल्यू हीट कैपेसिटी की जीरो हो रही है, और जैसे 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 टेम्परेचर जीरो केल्विन की तरफ आया हीट कैपेसिटी भी क्या हो गई जीरो, ऐसे ही CP भी क्या हो जाता है जीरो। तो ये वेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटली वो है हमारे पास, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल डाटा है गोल्ड के लिए। अब देखो है ना, समझ में आए तो गोल्ड मेटल आप जानते हो, तो इट शोज दैट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिक्रीजेज शार्पली एंड अप्रोचेस जीरो नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब देखो इस बिहेवियर को ना हम क्लासिकल फिजिक्स से नहीं एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से ना इवन एट जीरो केल्विन टेम्परेचर है ना, इवन एट जीरो केल्विन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी द पार्टिकल विल हैव सम एनर्जी 1/2 kBT है ना। जब मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाऊंगा तब हम समझेंगे। इट विल हैव सम एनर्जी, स्टिल इट विल हैव सम एनर्जी, ठीक है ना। इफ इट हैव सम एनर्जी देन इट विल हैव सम हीट कैपेसिटी ऑल्सो। लेकिन ये क्लासिकल फिजिक्स कह रहा है, लेकिन हमने तो यहाँ देखा कि भाई एट T टेंड्स टू जीरो, ये तो जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है। समझ में, तो कौन एक्सप्लेन करेगा फिर, क्वांटम मैकेनिक्स। तो यहाँ से एक कनेक्शन भी सामने आता है कि जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है ना, इट हैज़ अ कनेक्शन बिटवीन थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मल फिजिक्स, ठीक है ना। या हम ऐसे कह सकते हैं इसको, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है क्वांटम लॉ है एक तरीके से, ठीक है ना, समझ में। सो दिस इज व्हाट इट इज देयर। तो इट रिफ्लेक्ट्स द कनेक्शन बिटवीन थर्ड लॉ एंड द क्वांटम थ्योरी। थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट की बात करें तो देखो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट हम जानते हैं 1/v del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हो गया वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है ये हमारे पास, ठीक है। अब मैक्सवेल थ्योरम की यदि हम बात करें तो देखो स्पेशल प्रोग्राम ऑन TV है ना, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, स्पेशल प्रोग्राम ऑन TV ऐसे ही तो चले, यानी del S अपॉन में del P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू del V अपॉन में del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। ये माइनस आ जाएगा क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज चलाऊँ। अब देखो इसकी जगह मैं उठा के यहाँ पे रख दूंगा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है, माइनस के 1/v del S अपॉन में del P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। और ये मैंने नर्नेस्ट हीट थ्योरम में आपको पढ़ाया था कि चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल। अब यहाँ वॉल्यूम हो सकता है, प्रेशर हो सकता है ना, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, तो ये क्या आएगा, जीरो आएगा। ये मैंने पढ़ाया था ना आपको। तो ये वाली जो टर्म है ना, जो ये टर्म है, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ तो एंट्रोपी बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, तो एज ए T टेंड्स टू जीरो एट आइसोथर्मल प्रोसेस ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, तो ये टर्म गायब होगी। तो इसका मतलब है लिमिट T टेंड्स टू जीरो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो है वो जीरो होगा, समझ में आया। तो देखो ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही तो कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट था। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो होता है ना 1/3 होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन के। ये क्या लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ये वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट 1/3 होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो जब ये जीरो है एज टेम्परेचर अप्रोचेस जीरो, तो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट भी तो जीरो होगा, ठीक है ना। तो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट 1/3 होता है ना वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट के लिए फॉर आइसोटोपिक सॉलिड्स, तो वो भी जीरो हो जाएगा एट एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है ना। ये सब एक्सपेरिमेंटली हम जानते हैं। अब देखो प्रेशर कोफिशिएंट की यदि हम बात करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो देखो प्रेशर कोफिशिएंट क्या, del P अपॉन में del T एट कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आई बात। तो देखो 1/P del P अपॉन में del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो दिस इज व्हाट द प्रेशर कोफिशिएंट इज। अब ये भी अप्रोचेबल जीरो होता है, क्यों, ठीक है। आप यदि ध्यान से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, देखो स्पेशल प्रोग्राम ऑन TV मैं वैसे चलाऊँ, ठीक है ना, तभी तो मुझे del P अपॉन del T मिलेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/P del S अपॉन में del V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। मैक्सवेल रिलेशन से इसको ये लिख दिया। और एज टेम्परेचर अप्रोचेस जीरो चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम विल बी जीरो, है ना। एंट्रोपी किसी में जो चेंज आएगा जब टेम्परेचर जीरो क्या अप्रोच करेगा, जीरो केल्विन, तो जीरो होगा, समझ में आई बात। तो प्रेशर कोफिशिएंट भी जीरो होता है, ठीक है। तो हमने देखा क्या, अभी तक हमने ये जाना कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, प्रेशर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ये सब जीरो हो जाते हैं जब टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो, समझ में। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस, है ना, दिस शोज हाउ द सब्सटेंस बिहेव्स व्हेन टेम्परेचर अप्रोचेस जीरो केल्विन। अब देखो बात करते हैं सरफेस टेंशन की, है ना। देखो कोई भी हमारा सरफेस टेंशन भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो फॉर लिक्विड फिल्म चेंज इन एंट्रोपी विद एरिया इज रिलेटेड टू टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ सरफेस टेंशन। यदि आपको ध्यान हो, मैंने जब आप सरफेस टेंशन अलग से पढ़ाया था वहाँ भी बताया था, तो ध्यान से देखो वर्क डन हम जब PVT सिस्टम की बात करते हैं PdV होता है। सरफेस फिल्म में के बाद केस में यदि आपको ध्यान हो, हमारे पास क्या था, माइनस के सिग्मा dA, ठीक है। तो प्रेशर इज रिप्लेस्ड बाय सरफेस टेंशन, वॉल्यूम इज रिप्लेस्ड बाय एरिया, है ना, समझ में आई बात। तो यदि मैं मैक्सवेल रिलेशन की बात करूँ तो मैं क्या लिखूँगा, देखो स्पेशल प्रोग्राम ऑन TV मैं ऐसे चलाऊँगा, स्पेशल प्रोग्राम ऑन TV, ठीक है। लेकिन तो मैं यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा,
प्रेशर की जगह मुझे माइनस सिग्मा लिखना पड़ेगा और वॉल्यूम की जगह मुझे एरिया, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो अब ध्यान से देखना, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो डेल एस अपॉन में डेल ए एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस के डेल सिग्मा अपॉन में डेल टी, ठीक है ना, एट कॉन्स्टेंट एरिया। तो दिस शोज हाउ सरफेस टेंशन चेंजेस विद द टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट एरिया, और दिस शोज हाउ एंट्रोपी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एरिया एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब देखो थर्ड लॉ से हमने यही तो जाना है कि ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी ना, एंट्रोपी डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, ठीक है ना, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो ये मैंने आपको पहले बताया था ननेस्ट थ्योरम में अभी कि ये वाली जो टर्म है ना, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इट टेंड्स टू जीरो व्हेन टेम्परेचर अप्रोचेस जीरो केल्विन, है ना, नियर जीरो केल्विन। तो ये टर्म जीरो, तो ये वाली टर्म भी तो जीरो होगी, समझ में आई बात। तो कहने का मतलब है चेंज इन सरफेस टेंशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है ना, टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो सरफेस टेंशन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ऐसे भी कह सकते हैं, है ना, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा नियर एब्सोल्यूट जीरो। और ये बिहेवियर एक्सपेरिमेंटली हम लिक्विड हीलियम आइसोटोप्स में भी देखते हैं, कोई सरफेस टेंशन नहीं होती है वहाँ पे, है ही नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा सरफेस टेंशन में, है ना, यदि हम टेम्परेचर में चेंज भी करेंगे नियर जीरो केल्विन, ठीक है। बात करते हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ सीपी एंड सीवी एट एब्सोल्यूट जीरो। अब देखो हीट, द डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये होता है हमारे पास, ये टर्म हमने ना एग्जाम में प्रूफ भी किया था और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, 4 ऑप्शन देके ना आपसे पूछ लेगा कि जो हीट कैपेसिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जनरल डिफरेंस वो यही होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट मैंने आपको प्रूफ भी कराया, तो ये हमारे पास है, ठीक है। अब हम देखो यहाँ से क्या जानते हैं कि जब टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो तो जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है अल्फा, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ये तो जीरो हो जाता है, एस टी टेंड्स टू जीरो, तो सी पी माइनस सी वी टेंड्स टू जीरो, समझ में आया, ठीक है। ये एस टी टेंड्स टू जीरो, ये तो पूरी टर्म भी तो हमारे पास सी पी माइनस सी वी टेंड्स टू जीरो, तो इसका मतलब है व्हेन टेम्परेचर अप्रोचेस जीरो केल्विन, इन दोनों में डिफरेंस जीरो रहेगा। तो एट एब्सोल्यूट जीरो डिस्टिंक्शन बिटवीन कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस डिसअपियर, ठीक है। आप देख सकते हैं डायग्राम से। तो एज अ टेम्परेचर अप्रोचेस जीरो केल्विन, ये दोनों मर्ज हो रहे हैं, है ना, कॉन्फ्लुएंस इज देयर, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फेलियर ऑफ द क्लासिकल आइडियल गैस मॉडल एंड ऑनसेट ऑफ डीजनरेसी। डीजनरेसी किस तरीके से ऑनसेट होती है, तो देखो सेकंड पेरियोडिक इक्वेशन ऑफ क्लासिकल आइडियल गैस की बात करें, ये टर्म भी अभी आपको ध्यान नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था किस तरीके से चेंज इन एंट्रोपी जो है सी वी एल एन टी प्लस आर एल एन बी, सो दिस इज व्हाट इट इज़ देयर। ये मैंने चेंज इन एंट्रोपी प्रूफ भी किया था, ठीक है ना। यहाँ पे रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंज इन एंट्रोपी एंड रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हमने की है। तो इसी को क्या लिखा हुआ है, एस माइनस के एस नोट लिखा हुआ है, वो एस नोट उधर जा गया पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हमने की है, यदि आपको ध्यान हो, जब हमने एंट्रोपी निकाला था आइडियल गैस के लिए, ठीक है। अब देखो व्हेन टेम्परेचर अप्रोचेस जीरो, तो देखो जब टेम्परेचर जीरो केल्विन के अप्रोच करेगा ना, तो टी यहाँ जीरो रखूंगा तो लोग जीरो की वैल्यू एक्चुअली में नेगेटिव होती है, माइनस इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, माइनस इनफाइनाइट। तो ये पूरी टर्म भी तो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी, ये तो थर्ड लॉ को वोलेट कर है क्योंकि एंट्रोपी नेगेटिव होती नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आइडियल गैस है ना, वो क्लासिकल आइडियल गैस जो मॉडल है, जो आइडियल गैस है, वो तो जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो तो कोलैप्स कर गई, समझ में आया, फेल हो गया ये तो, कब, एट टी टेंड्स टू जीरो केल्विन, समझ में आया। तो दिस शोज दैट जो क्लासिकल आइडियल गैस है, जो हम पी वी इक्वल टू एन आर टी पढ़ते हैं, इट इज़ नॉट वैलिड, इट इज़ नॉट वैलिड, दिस इक्वेशन डज नॉट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ गैसेज when temperature approaches 0 Kelvin. Are you getting what I'm saying? ठीक है, PV is equal to nRT is the equation of ideal gas. This equation does not describe the behavior of ideal gas when temperature approaches 0 Kelvin. It gets failed. तो क्लासिकल आइडियल गैस मॉडल फेल हो जाता है 0 केल्विन टेम्परेचर पर, समझ में। so this is one of the most important consequences of third law of thermodynamics. तो क्या होगा, तो 0 केल्विन पर ये इक्वेशन तो नहीं आएगी, तो क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे जो गैस जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, दे बिहेव डिफरेंटली, ठीक है ना। और क्वांटम मैकेनिक को क्लासिकल अप्रोच वहाँ काम नहीं करती, क्वांटम मैकेनिक तो एट सच लो टेम्परेचर क्वांटम इफेक्ट्स डोमिनेट और पार्टिकल डीजनरेसी आ जाती है वहाँ पे, ठीक है ना। तो हम जानेंगे किस तरीके से फर्मी डिरैक गैस या हम फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाउ दीज पार्टिकल्स बिहेव्स Fermi Dirac, follow Fermi Dirac statistics and how particles follow Bose-Einstein statistics, ठीक है। कब पार्टिकल फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे, कब बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे, वो क्लासिकल आइडियल गैस मॉडल फॉलो नहीं करते हैं, समझ में आया। तो ये हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो एक तरीके से थर्ड लॉ जो है मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम क्लासिकल टू क्वांटम बिहेवियर इन गैसेस, समझ में आया। तो इंपॉर्टेंट बात है या नहीं है, तो पहले भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से थर्ड लॉ जो है, ठीक है ना, थर्ड लॉ इज एक्चुअली
क्वांटम मैकेनिकल इफ़ी से, ठीक है ना। थर्ड लॉ जो है एक तरीके से क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। अब ये हमने ऑलरेडी आपको थर्मोडाइनमिक्स में भी मैंने बताया था किस तरीके से हमारे पास जो टेम्परेचर जो होता है, ठीक है ना, 0 केल्विन अटेनेबल नहीं होता है। तो थर्ड लॉ इज इक्विवेलेंट, सॉरी बिट कंफ्यूजन इज देयर। हाँ, तो थर्ड लॉ इज इक्विवेलेंट टू प्रिंसिपल ऑफ अटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो विच स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू रीच एब्सोल्यूट जीरो इन फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस। या इसको ऐसे समझो, देखो एंट्रोपी में चेंज जीरो हो जाता है, हम जानते हैं, ठीक है। एंट्रोपी में चेंज जीरो हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आया। फर्दर कूलिंग बिकम्स इनफाइनाइटली इनएफिशिएंट। हमें फर्दर कूल करना है ताकि हम 0 केल्विन अटेन कर ले। टी टेंड्स टू 0 केल्विन है, 0 केल्विन इक्वल नहीं है, तो हमें तो 0 केल्विन करना है, तो हम फर्दर कूल करना चाहते हैं, समझ में आया। तो हम चाहे कितने ही फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर ले, हम उसको अचीव कर ही नहीं सकते, मेकिंग एब्सोल्यूट जीरो अनअटेबल इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस। एंट्रोपी जीरो, चेंज इन एंट्रोपी जीरो हो गया हमारे पास, एंट्रोपी में ही चेंज नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये था हमारा आज का लेक्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।